हम लोग संविधान का बेसिक समझेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए हैं इस चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अधिक से अधिक वीडियो को। आज हम लोग इस वीडियो में बेसिक चीज समझने की कोशिश करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी कवर होगा। आगे के वीडियो में और ज्यादा एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, यहाँ पर भी होगा लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कम। यहाँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप होगा, तो एक एक चीज को समझने की कोशिश करिए और कोई चीज यदि समझ में ना आए तो परेशान मत होइए, ये सारी चीजें आगे भी आएंगी, आगे हम समझाएंगे। यहाँ समझ में आ जाए तो अच्छी बात, और दिक्कत हो तो परेशान हरगिज ना हो। आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, जैसे जैसे वीडियो आएगा वैसे वैसे आपका जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्डअप होता जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये बताइए कि हमारे देश का शासन चलता कैसे है, कोई भी देश चलता कैसे है, कितने बॉडी आपको नजर आते हैं। तो देखिए, शासन चलाने के लिए आपको एक जो नजर आते होंगे, एक तो नजर आते होंगे प्रशासनिक अधिकारी पूरे देश में हैं। इसमें कुछ अधिकारी केंद्र लेवल के हैं, सेंट्रल लेवल, और कुछ जो है वो आपका राज्य स्तरीय है। डीसी की बात करें, एसडीएम, एसडीओ, तो ये सभी क्या है, प्रशासनिक अधिकारी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, पुलिस को भी फिलहाल इसी में शामिल कर लीजिए, हालांकि पुलिस को नहीं शामिल करना चाहिए, यहाँ पर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पॉलिटी में चलेगा। तो ये प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस हो गया। इसके ऊपर भी क्या है भाई, इसके ऊपर और अधिकारी हैं, और उसके ऊपर चले जाएंगे तो मंत्री लोग हैं। ठीक, तो एक तो ये हो गया प्रशासनिक अधिकारी और उसके ऊपर मंत्री। और क्या आप देखते हैं, तो और देखते होंगे कि कोर्ट होते हैं, न्यायालय होते हैं, इनका भी कह सकते हैं महत्वपूर्ण योगदान है किसी भी देश को चलाने के लिए। सोचिए, यदि कोर्ट ना हो, न्यायालय ना हो, तो कोई व्यक्ति जब अपराध करे या कुछ गलती करे तो उसको सजा कैसे दिया जाएगा। तो एक कोर्ट होता है, और एक और क्या, तो एक देखते होंगे कि जो एमपी एमएलए लोग हैं उन लोग चुन करके जाते हैं। तो ये जो एमपी एमएलए लोग चुन करके जाते हैं, हम बता दें आपको, एमपी जो जाते हैं वो सेंट्रल लेवल पे जाते हैं, केंद्र लेवल पे, और एमएलए जो होते हैं वो स्टेट लेवल के होते हैं। तो ये तीन चीजों को ध्यान में यदि रखें तो इसी से यहाँ पे तीन आपका पॉलिटिकल टर्म निकल करके आता है, जिसको कहते हैं कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, ये हुआ आपका न्यायपालिका का हिस्सा है, जुडिशियरी, और ये आपका हुआ जो है विधायिका, लेजिस्लेचर। ठीक है, तो कोई भी देश का शासन इसी तीन के द्वारा चलाया जाता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। क्या है ये, पहले इसको समझने का कोशिश करते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि संविधान क्या होता है। पहले इन सब चीजों को समझिए। समझने से पहले इसे आपको जानना होगा कि हमारे देश में सरकार जो है वो है कितने लेवल पे। एक तो केंद्र लेवल पे है, केंद्र स्तर पे है, सेंट्रल लेवल पे है, एक आपका राज्य स्तर पे है, स्टेट लेवल पे है, और एक आपका स्थानीय सरकार भी है। लेकिन यहाँ पे हम स्थानीय सरकार की चर्चा नहीं कर रहे हैं। स्थानीय सरकार में वही सब आ जाएंगे, मुखिया और नगर निगम, नगर पालिका, वो सभी। अभी हम यहाँ पे दो चीज का ये चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कुछ भी होगा तो दोनों ही लेवल पर देखेंगे, केंद्र लेवल पे और राज्य लेवल पे। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखे थे, कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका। देखिए, कार्यपालिका जो होता है एक्चुअल में यही देश को चलाता है। देश को चलाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, कार्यपालिका का ही योगदान होता है सबसे ज्यादा। कार्यपालिका को हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक आपका राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक माने पॉलिटिकल, और एक आपका अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका में हम प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस वगैरह शामिल करते हैं। अस्थायी इसीलिए है क्योंकि इनका कार्यकाल हमेशा चलता रहता है। राजनीतिक कार्यपालिका की बात करेंगे तो राजनीतिक कार्यपालिका में देखा जाए यदि केंद्र लेवल पे और राज्य लेवल पे, तो केंद्र लेवल पर क्या होता है, मंत्री होते हैं। पूरे मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। ये मंत्री परिषद ही जो है वास्तविक कार्यपालिका है केंद्र लेवल पे। लेकिन ध्यान रखिए कि केंद्र का जो कार्यपालिका है इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं, प्रेसिडेंट। समझ पाए, कुछ और भी अधिकारी शामिल हैं, लेकिन अभी उसको हम नहीं ले रहे हैं, अदरवाइज आपके लिए बोझ हो जाएगा। ठीक है, समझने के लिए इतना अभी कम हम ले रहे हैं। ठीक, तो समझ पाइए, कार्यपालिका, राजनीतिक और अस्थायी। राजनीतिक में चले आए तो जो केंद्र लेवल पे है, मंत्री परिषद, राष्ट्रपति। अच्छा, मंत्री परिषद के हेड कौन होंगे जो केंद्र लेवल पे होते हैं, प्रधानमंत्री।
राज्य में चले आए तो ये राज्य में भी मंत्री परिषद होता है। राष्ट्रपति के जगह यहाँ पे क्या होगा, राज्यपाल होगा, गवर्नर। यहाँ पर जो मंत्री परिषद है उसके हेड कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये चीज समझ पाए कि जिस तर्ज पे केंद्र में प्रधानमंत्री उसी तर्ज पे राज्यों में मुख्यमंत्री, जिस तर्ज पे केंद्र में राष्ट्रपति उसी तर्ज पे राज्यों में क्या, राज्यपाल, गवर्नर। समझ पाए इसे। अब बताइए कि हम लोग जब बोलते हैं कि अभी इसकी सरकार उसकी सरकार, तो हम लोग अक्सर सरकार का मतलब ये समझ लेते हैं कि मंत्री परिषद किस पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। आपको पता हो ना, केंद्र लेवल पे अभी जो मंत्री परिषद है वो बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ है ना, बीजेपी और गठबंधन जो है वो, ठीक है। तो हम लोग कह देते हैं बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री बीजेपी का, मंत्री परिषद बीजेपी का। वैसे राष्ट्रपति किसी दल से नहीं होते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये समझ गए कार्यपालिका के बारे में। चलिए अब एक और देखिए यहाँ पे विधायिका, ठीक है। विधायिका हम बता दिए लेजिस्लेचर, और इसमें कौन कौन आएंगे, वही सब एमपी, एमएलए, एमएलसी, वो सभी इसमें आएंगे। यहां पर यदि हम देखेंगे केंद्र लेवल पे, ठीक है, तो केंद्र लेवल पे जो आते हैं एमपी केंद्र सेंट्रल लेवल पे, और जो राज्य लेवल पे आएंगे वो एमएलए, ठीक है। स्टेट लेवल पर एमएलए, एमएलसी भी होता, लेकिन हर जगह एमएलसी होता नहीं। एमएलए हर जगह होंगे, झारखंड बिहार हर जगह, एमएलसी हर जगह नहीं होता। अब यहां पर देखिए कि जो एमपी होते हैं, एमपी वो कुछ एमपी उस क्षेत्र के लोग को रिप्रेजेंट करता है, जनता को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो जनता के रिप्रेजेंट करे उन लोग जाकर बैठते हैं लोकसभा में, और कुछ होते हैं जो राज्य को रिप्रेजेंट करता है वो जाकर के बैठते हैं राज्यसभा में, ठीक है। राज्यसभा में बैठते हैं, लोकसभा में बैठेंगे जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। जैसे हम आपको बता दें झारखंड का एग्जांपल, तो झारखंड में आपका 14 जो मेंबर होंगे वो लोकसभा में जाके बैठेंगे झारखंड से। उत्तर प्रदेश में की बात करें तो 80, ठीक है। इसी तरह से हर प्रत्येक राज्यों में है। और राज्यसभा के जो होंगे, ठीक है, जैसे झारखंड की बात कर ले तो झारखंड में 6 जो होंगे वो राज्यसभा में जाकर के बैठेंगे। राज्यसभा नाम क्यों है, क्योंकि ये राज्य का प्रतिनिधि होता है। जो 6 होंगे वो झारखंड राज्य के प्रतिनिधि होंगे केंद्र लेवल पे। प्रतिनिधि मतलब समझ रहे हैं कि झारखंड सरकार की बात रखेगा, झारखंड की कुछ समस्याएं होंगी, कुछ बात होगी, कुछ मुद्दे होंगे तो उसको वहां पे उठाएगा, ठीक है। और ये लोकसभा के जो मेंबर होंगे जिस क्षेत्र से चुन करके आया है उस क्षेत्र के लोगों की जो परेशानियां होंगी या जो कुछ भी मजबूरियां होंगी वो सभी मुद्दों को वहां पर उठाएगा। समझ पाए इसे। तो लोकसभा और राज्यसभा समझ पाए। चलिए ध्यान रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन राष्ट्रपति को भी शामिल कर लिया जाता है केंद्र की विधायिका में। तो केंद्र की विधायिका में हम एमपी लोग को शामिल करते हैं और राष्ट्रपति को शामिल करते हैं, प्रेसिडेंट को शामिल करते हैं। तो राष्ट्रपति और एमपी मतलब जो लोकसभा के मेंबर हैं वो भी, और जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो भी मिल करके पूरा बनाएंगे, ठीक है। अब हम आपको यदि पूरे देश का बात कर दें तो पूरे देश में हमारे तो राष्ट्रपति एक ही होंगे, एक ही राष्ट्रपति है भाई। वर्तमान में कौन है सभी को पता है। लोकसभा मेंबर की बात करें तो 545 लोकसभा के मेंबर हैं वर्तमान में। राज्यसभा की बात करें तो 250 है, ठीक है। तो लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 250, राष्ट्रपति 1। समझ गए इसे। चलिए ठीक। अब यहां पर चले आइए स्टेट में। तो जब स्टेट में चले आएंगे, ठीक है, तो एमएलए लोग जाकर के जहां पे बैठते हैं उसे कहा जाता है विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पे जाके कौन बैठेंगे, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। झारखंड की बात कर ले तो झारखंड की जो विधानसभा है उसमें 81 एमएलए हैं। हर राज्यों में अपना अलग अलग होता है। उत्तर प्रदेश की बात करें 403, झारखंड की बात करें 81, और अपने स्टेट का पता करिए। हो गया। अब जो एमएलसी लोग होते हैं, एमएलसी झारखंड में तो नहीं है, जैसे बिहार उत्तर प्रदेश में है, तो एमएलसी लोग जाकर के बैठते हैं विधान परिषद में, ठीक है। विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये एमएलए, आप अपने क्षेत्र का एमपी और एमएलए पता कर लीजिए, आपके क्षेत्र के एमपी कौन है और आपके क्षेत्र के एमएलए कौन है। तो अभी मोटे तौर पे आपको समझना है कि जो एमपी होंगे उनका संबंध केंद्र सरकार से है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो एमएलए होते हैं उनका संबंध किससे है, राज्य सरकार से है, ठीक है। चलिए अब इनका क्या काम, ठीक है, जो एमपी एमएलए हैं जा करके वहां पे बैठे, उनका क्या काम, तो उनका काम होता है कानून का बनाना, कानून का निर्माण करना,
ठीक है, कानून का निर्माण करता है, ठीक है, और अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको तो वहां पे उठाता ही है संसद में, प्लस कानून का निर्माण करता है, ठीक है, कानून बनाता है। ठीक, अब कानून बनाने का काम विधायिका, कार्यपालिका का क्या काम होगा? देश तो चला रहा है, ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कोरोना में अधिकतर जो कुछ भी हम लोग सुन रहे हैं, लॉकडाउन ओपन करना है, ये छूट मिलेगा, वो छूट मिलेगा, ये बंदिशें जारी रहेगी, तो वो सभी तो कार्यपालिका मंत्री परिषद ही तो तय कर रहा है, तो देश चला तो यही रहा है, और क्या करता है? तो ये कानून जो यहाँ पे बनता है, इस कानून को लागू कराता है। इस कानून को लागू कराने का काम किसका है? कार्यपालिका का है। कानून बनाने का काम विधायिका और उसे लागू कराने का काम कार्यपालिका। अब यदि कोई कानून का उल्लंघन करे तो उसके लिए हमारे देश में क्या सिस्टम है? न्यायपालिका। कानून का कोई उल्लंघन करे तो सजा देने का काम न्यायपालिका का होता है। कुछ लोग सोचते होंगे कि पुलिस सजा देता है, पुलिस सजा नहीं देता। आप कभी नहीं देखे होंगे कि पुलिस जो है वो 2 साल का सजा दे दिया किसी को या फांसी का सजा दे दिया। सजा देने का काम न्यायपालिका के पास है। हम लोग न्यायपालिका पढ़ेंगे जब आगे आएंगे, तो अभी आप इतना सारा चीज समझ लीजिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक, अब यहाँ पर समझिए कि विधायिका के क्या अधिकार होंगे, ये किस पर कानून बना सकता है, क्या कोई भी कानून बना सकता है? ठीक है, यदि नहीं तो ये कैसे पता चलेगा कि किन किन विषयों पर कानून बना सकता है और किस सीमा तक कानून बना सकता है, ये कैसे निर्धारित होगा? ठीक है, प्लस कार्यपालिका के क्या अधिकार होंगे, इन दोनों में क्या संबंध होगा? ठीक है, न्यायपालिका का क्या काम होगा? तो ये सभी जो अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका, प्रत्येक की जो शक्तियां होंगी और प्रत्येक की जो सीमाएं हैं, लिमिटेशन, वो निर्धारित होता कैसे है? तो उसी के लिए जरूरत पड़ता है संविधान का। ठीक है, उसी के लिए क्या चाहिए हमें? संविधान चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। और एक चीज और आप समझिए यहाँ पे कि मंत्री परिषद केंद्र लेवल पे भी है और राज्य लेवल पे भी है। अब कैसे पता चलेगा कि केंद्र के हिस्से में क्या क्या आएगा, केंद्र को क्या अधिकार होंगे, केंद्र की क्या शक्तियां होंगी, और राज्य को क्या अधिकार होंगे और राज्यों की क्या शक्तियां होंगी? ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे निर्धारित होगा? तो इसके लिए यहाँ भी देख सकते हैं संविधान का जरूरत होगा। तो संविधान जरूरत है, प्रत्येक अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन, प्लस केंद्र और राज्यों के बीच क्या संबंध होंगे, कौन से अधिकार किसे दिए जाएंगे, ये सभी चीजें किससे निर्धारित होती है? संविधान से निर्धारित होती है। ठीक है, और यहाँ संविधान में लिखा हुआ है, हमारे देश के संविधान में, कि विधायिका को कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता, कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो संविधान के खिलाफ हो। हमारे संविधान में जो प्रावधान है उसका उल्लंघन यदि कोई भी कानून करे, ठीक है, तो न्यायपालिका उसको इनवैलिड घोषित कर देता है। ठीक है, आप यदि पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो देखते होंगे बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसको न्यायपालिका जो बोलता है कि ये संविधान का उल्लंघन करता है, वायलेशन करता है, तो उसको खत्म कर देता है। कानून बनाने का अधिकार इसको है, लेकिन ये संविधान के खिलाफ जाके कानून नहीं बना सकता, और यदि बना दे तो न्यायपालिका उसको नल एंड वॉइड घोषित कर देता है। ठीक है, तो कह सकते हैं लगाम लगाने का काम करता है एक तरह से विधायिका पे। ठीक है, न्यायपालिका, संविधान, ये सब नहीं रहने से आप सोच सकते हैं कि क्या होता। ठीक है, यदि संविधान नहीं होता ना तो ठीक वैसा ही हो जाता जैसा आप मीडिएवल हिस्ट्री या हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो देखते होंगे, ये शासक का ये कानून बना दिया, वो शासक का ये कानून बना दिया, कोई मतलब ही नहीं। संविधान रहने से सभी की शक्तियां बटी हुई है, सभी को उस सीमा के अंदर ही काम करना होता है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था, कोई भी कानून संविधान से ऊपर नहीं है। हमारे देश में यदि कोई सबसे ऊपर है तो संविधान है। हाँ, हमारे देश में सबसे ऊपर कौन है? संविधान, उससे ऊपर कोई नहीं, उससे बड़ा कोई कानून नहीं, और उससे बाहर जाके कोई काम कर भी नहीं सकता। सभी को उसके अंदर ही रह करके, संविधान में जो प्रावधान है उसकी सीमाओं के अंदर रह करके ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप समझ पाए होंगे कि संविधान का क्या जरूरत है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि संविधान कहेंगे किसे। तो अभी तो आपको समझ में आ गया कि देश में शासन चलाने के लिए जितने भी अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उन सबों के बीच में क्या संबंध होंगे, किसके क्या अधिकार होंगे, ये बताने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच क्या संबंध होंगे, प्लस सरकार और जनता के बीच क्या संबंध होंगे, जनता को क्या अधिकार मिलेंगे। हम जानते हैं कि हमें भारत की जनता की बात करें तो संविधान की तरफ से हमें कई अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसे कहते हैं मौलिक अधिकार, और कोई भी सरकार इस मौलिक अधिकार का हनन या कहें उल्लंघन नहीं कर सकता, इसे छीन नहीं सकता। ठीक है, यदि संविधान ना होता तो हो सकता है
कि हमें कुछ अधिकार नहीं मिलते, और अधिकार मिलते भी तो सरकारें उसका उल्लंघन कर देती। ठीक है, लेकिन संविधान में इसका वर्णन है कि कोई आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, यदि करे तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इन सभी चीजों का जो है कह सकते हैं प्रोविजन, प्रावधान जिस ग्रंथ में है वही हमारा क्या है, संविधान, वही हमारा संविधान है। यहाँ पे सभी अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, राज्य और जनता के बीच क्या संबंध होंगे, किसके क्या अधिकार, किसकी क्या सीमाएं होंगी, उन सारी चीजों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, संविधान में मिलता है। तो ये समझ पाए होंगे कि किसी भी देश का शासन यदि सुचारू तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से चलाना है तो जरूरत होती है हमें एक संविधान की। ठीक है, और वर्तमान समय में अधिकतर देश जो है वो अपने संविधान के अनुसार चलता है। हमारा देश भी संविधान के अनुसार चलता है, अधिकतर देश। ठीक है, चलिए अब संविधान के प्रकार की बात करेंगे। तो अधिकतर संविधान जो है वो लिखित हैं, अधिकतर संविधान लिखित हैं, रिटन फॉर्म में है। लेकिन कुछ ऐसे भी संविधान है जो लिखा हुआ नहीं है, जैसे उदाहरण के लिए ब्रिटेन का संविधान लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, इजराइल का संविधान लिखा हुआ नहीं है, लिखित नहीं है। बाकी सभी देशों का संविधान लिखित है। ठीक है, भारत का संविधान की बात करें, अमेरिका का संविधान की बात करें तो ये सभी लिखित है। मोनाको का संविधान की बात करें, ये सभी लिखित है। ठीक है, चलिए अब एक चीज और यहाँ पे देखना है कि ब्रिटेन का जो संविधान है सबसे छोटा है। अमेरिका का जो संविधान है वो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है, साइज में सबसे छोटा है। और भारत का संविधान जो है पूरे दुनिया में सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जाता है कि भारत का संविधान में कितने वर्ड्स हैं, तो 80,000 वर्ड्स हैं। वैसे गूगल सर्च करिए तो आपको 1 लाख से ऊपर बताएगा, लेकिन एग्जाम में 80,000 ही ऑप्शन और 80,000 ही आंसर माना गया है। ये क्वेश्चन जेएसएससी में, आईआरबी में पूछा है और एसएससी के एग्जाम में भी पूछा है। ठीक है, तो 80,000 वर्ड्स हैं। ठीक, 22 भाग हैं और वो सब चर्चा करेंगे, अनुच्छेद वगैरह कितने हैं। ठीक, तो यहां से ये समझ पाए अमेरिका, भारत, अधिकतर देशों का संविधान लिखित है। ब्रिटेन, इजराइल का संविधान जो है वो अलिखित है। सबसे छोटा साइज में अमेरिका का संविधान। वैसे अमेरिका से भी छोटा मोनाको का है, लेकिन मोनाको ऑप्शन देता नहीं है। ठीक है, तो आप अमेरिका ही ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखिए कि संविधान में बहुत सारे प्रावधान हैं, तो आप बताइए कि उसको कैसे अरेंज किया गया होगा। जिस तरह से आपका बुक है ना, साइंस का या कुछ भी बुक है, तो उसी तरह संविधान की तो एक तरह से बुक ही समझा जा सकता है। कानून, नियम कानून का बुक है ये। तो इसका किया क्या जाता है, देखिए जिस तरह से बुक में आपके क्या होते हैं, चैप्टर, और चैप्टर के अंदर में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को मिला करके एक चैप्टर बना दिया जाता है, और हर चैप्टर का कुछ ना कुछ क्या होता है, विषय होता है। ठीक उसी तरह से संविधान में जो है वो कई भाग हैं। हमारे देश के संविधान की हम बात कर रहे हैं तो 22 भाग हैं। ठीक है, वैसे काउंटिंग में 25 चला जाता है, लेकिन ऑप्शन 22 रहता है, 22 ध्यान रखिए। आगे आएंगे तो चर्चा करेंगे कि ये फंडा क्या है। ठीक है, तो भारतीय संविधान को बांटा गया है कितने भागों में, 22 भागों में बांटा गया है। जिस तरह से बुक आपका किसमें बटा होता है, चैप्टर में बटा होता है। अब बताइए कि प्रत्येक चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो यहाँ प्रत्येक पार्ट में क्या होता है, प्रत्येक भाग में क्या होता है, तो कई आर्टिकल्स होते हैं, कई अनुच्छेद होते हैं। ठीक है, कई अनुच्छेद होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। ये इंग्लिश वाला आर्टिकल नहीं समझ लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे संविधान में क्या होगा, एक पार्ट होता है, एक अनुच्छेद होता है, और एक चीज और होता है जिसको कहते हैं अनुसूची, क्या कहेंगे, शेड्यूल। ठीक है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे समझाते हैं कि ये कैसे कैसे होगा। देखिए हम क्या बोले कि भाग है यदि, तो भाग में आर्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो भाग 1 की बात करें, हमारे देश का संविधान, भारत के संविधान की बात कर रहे हैं, तो भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक है। इस तरह से भाग 2 में चले जाएंगे तो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक है। भाग 3 में चले जाएंगे यदि, तो 12 से लेकर के 35। ठीक है, ये अनुच्छेद की बात हो रही है। भाग 4 में चले जाएंगे, 12 से 35, भाग 4 में चले जाएंगे तो 36 से 51। ठीक है, उसके बाद आगे चले जाएंगे भाग 4A, तो 51A।
ये ABCD का फंडा समझ में आएगा आगे। फिर भाग 5 में चले जाएंगे तो यहाँ पे 52 से लेकर के 151। ठीक, तो ये हो गए। इसी तरह से कितने भाग हैं भाई? टोटल 22 भाग। 25 भाग हो जाते हैं वैसे, 22 भाग ओरिजिनली मानकर चलना है। ठीक है, और इसी तरह से अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 1 से 4 यहाँ में है, 5 से लेकर यहाँ पे है। इसी तरह से देखेंगे तो टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 395। ठीक है, वैसे अभी का काउंटिंग करेंगे तो 450 से ऊपर चला जाता है, मूल रूप से ओरिजिनली 395। ठीक है, अब बताइए। ठीक है, ये आपके बुक से कंपेयर करें तो ये एक तरह से चैप्टर हो गए और ये एक तरह से क्या हो गया? पॉइंट हो गया। समझ पा रहे हैं? ओनली समझने के लिए। अब हर चैप्टर का कुछ ना कुछ तो विषय होगा, बोलिएगा हाँ। तो यहाँ पर भाग 1 में क्या है? तो यहाँ पे भाग 1 में बताया गया है कि भारत है क्या, बोला गया है भारत है क्या और नए राज्यों का निर्माण वगैरह कैसे होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक तरह से केंद्र संघ के बारे में चर्चा है। ठीक है, यहाँ कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, समझ लीजिए भारत का एक तरह से परिचय यहाँ पे, भारत का एक तरह से क्या है? यहाँ पे परिचय है। ठीक है, भाग 2 में चले जाएंगे तो यहाँ पे है नागरिकता। ठीक है, सिटीजनशिप, दैट मीन्स कौन कौन देश के नागरिक होंगे। यहाँ पे क्या है कि नागरिकों को क्या अधिकार दिए जाएंगे, दैट मीन्स मौलिक अधिकार। हमें मौलिक अधिकार दिया गया है कि हम कहीं घूम सकते हैं, हम कहीं जाकर के बस सकते हैं। ठीक है, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, धार्मिक क्रियाकलाप में शामिल हो सकते हैं, तो वो सभी मौलिक अधिकार में चर्चा है। भाग 4 में बात करेंगे तो यहाँ पे निर्दिष्ट निषेध तत्व है, क्या है ये बताएंगे। भाग 4 में बात करेंगे तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज। यहाँ बात करेंगे तो कार्यपालिका, संघ है वैसे एक्चुअल में, तो यहाँ पे संघ की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सबकी चर्चा है। हाँ, विधायिका लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका जुडिशियरी, इन सभी की चर्चा है। और आगे आगे देखेंगे, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको एक झलक देख लीजिए। नागरिकता की चर्चा कहाँ है, मौलिक अधिकार की चर्चा कहाँ है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा कि नागरिकता का उल्लेख कहाँ पे है संविधान में, तो हम कहेंगे भाग 2 में है और आर्टिकल 5 से लेकर के 11 में है। ठीक है, इसी तरह से आगे भी। ठीक, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मौलिक अधिकार का उल्लेख हम 12 से 35 के हैं या भाग 3 के हैं। तो भाई भाग 3 के अंतर्गत 12 से लेकर के 35। ठीक, और आज वाला चीज यदि कुछ समझने में आपको दिक्कत परेशानी हुई होगी तो आगे के वीडियो में वो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। इंतजार करिए, वेट करिए आगे के वीडियो का। बहुत ही एकदम कॉन्सेप्चुअल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और ऐसा कॉन्सेप्ट शायद आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। हो सकता है अभी आपको लगे कि छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मेरे साथ बने रहिए, फिर देखिए कितना मजा आता है। ठीक है, पढ़ने में।